नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंधु। आज तारीख 19 दिसंबर 2021 को अपने YouTube चैनल हेलोस विक्रम पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं RTI के बारे में। हम सब जानते हैं कि देश भर में टीकाकरण का अभियान चल रहा है और काफ़ी हद तक अब इसके रिज़ल्ट भी आने लगे हैं। जनवरी 2021 से ये टीकाकरण शुरू हुआ था, जिसके बाद दूसरी लहर हम सभी ने देखा कि वो कितनी घातक हुई। और जब ये टीकाकरण की शुरुआत थी, उसी समय मैंने आप लोगों को इस बारे में अवगत कराया था कि ये आने वाले समय में काफ़ी दुष्परिणाम इसके देखने को मिलेंगे। तो अब वो साइड इफ़ेक्ट्स जो एक्सपेक्टेड थे वो आने शुरू हो गए हैं और ये अभी और भी सीवियर हो सकते हैं। तो आज मैं आपको अलग अलग RTI के बारे में बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि टीकाकरण जो है वो मैंडेटरी है, कंपलसरी है और ये हर किसी को लेना ही पड़ेगा। इस तरह के लोगों के अंदर बहुत सारे सवाल हैं। तो मैं आपको ना केवल टीकाकरण के बारे में बल्कि इससे जुड़ी और भी RTI के बारे में आज बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, कहीं मत जाइएगा। धन्यवाद। दोस्तों, ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है द गुड थिंग्स के नाम से। इसमें मैं ये सारी जानकारियाँ डालता हूँ और अभी जैसा कि मैंने आपसे बात किया, मैं RTI के बारे में बात करूँगा। तो RTI के लिए मैंने इसमें पूरा एक ड्राइव बनाया हुआ है जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी RTI से रिलेटेड। सभी तरह की आपको RTI यहाँ पर मिल जाएंगी। सबसे पहले मैं मास्क के बारे में बात करना चाहूँगा। आजकल जैसे कि आप देख रहे हैं, आप कहीं भी जाते हैं तो मास्क के लिए आपको बोला जाता है, लेकिन कोई भी ये नहीं बताता है कि एक्चुअल में मास्क जो है वो मैंडेटरी नहीं है। ये RTI जो है 27 मई 2021 की है और इसमें अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने यही लिखा हुआ है कि इज़ फेस मास्क आर मैंडेटरी फॉर एवरीवन। क्या फेस मास्क जो हैं वो सभी के लिए आवश्यक है, अनिवार्य हैं? तो इसका रिप्लाई क्या है, बड़ा ही दिलचस्प है। यूज़ ऑफ मास्क फेस कवर हैज़ बीन एडवाइज्ड टू ऑल इन वेरियस SOPs और गाइडलाइंस इशूड बाय MOHFW। तो दोस्तों, ये जो गाइडलाइंस की बात की गई है, गाइडलाइंस कभी भी लॉ नहीं होता, रूल नहीं होता है। ये कोई संवैधानिक तौर पे आपको बाउंड नहीं करता है। गाइडलाइंस एक तरह की सजेशन होती है, जैसे कि इसमें बताया गया है कि एडवाइजेबल है। इसी तरह से MOHFW, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है, उसकी अगर वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको बाकायदा इसके बारे में, मास्क के बारे में पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मैं अभी आपको ये इस वेबसाइट के ज़रिए भी दिखाने वाला हूँ। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर गाइडलाइंस और एडवाइस शब्द का यूज़ किया गया है मास्क के लिए या फेस कवर करने के लिए। हाउएवर, एज़ पर दीज गाइडलाइंस SOPs, इट्स यूज़ हैज़ नॉट बीन एक्सप्लिसिटली मेड मैंडेटरी। तो यहाँ पर क्लियरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, RTI में आप देख सकते हैं, यहाँ पर RTI एप्लीकेशन क्लियरली मेंशन है। RTI एप्लीकेशन, इसमें मेंशन किया हुआ है कि जो मास्क है वो वॉलंटरी है, वो मैंडेटरी नहीं है, एडवाइजेबल है। यानी कि आपका कोई चालान नहीं कट सकता है और अभी जो आपका चालान कट रहा है वो पूरी तरह से गैर संवैधानिक है। दोस्तों, ये PDF फाइल है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट से, आप लोग खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं इसके, और यदि किसी को चाहिए हो तो वो मुझसे डिमांड कर सकता है। सो गाइडलाइंस फॉर मैनेजमेंट ऑफ COVID-19 इन चिल्ड्रन, ये स्पेसिफिकली मैं आपको बच्चों के लिए दिखा रहा हूँ, क्योंकि आजकल जब स्कूल खुल रहे हैं
ख़ास तौर पे महाराष्ट्र की साइड अगर आप देखें तो वहाँ पर मास्क के लिए बच्चों को आए दिन टोका जा रहा है। तो मास्क के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिटर्न में क्या चीज़ अवेलेबल कराती है वो ये देखिए। मास्क आर नॉट रिकमेंडेड, ये फिर से आपको बता दूं, गाइड फॉर यूजिंग मास्क, हम यही हेडिंग के नीचे पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे 4 बुलेट पॉइंट्स हैं। मास्क आर नॉट रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन एज्ड 5 ईयर्स एंड अंडर, यानी 5 साल तक के किसी भी बच्चे को मास्क ना लगाने की सलाह खुद भारत सरकार दे रही है। बुलेट पॉइंट नंबर 2 जो है उसमें लिखा हुआ है चिल्ड्रन एज्ड 6 to 11 ईयर्स मे वियर मास्क। फिर से यहाँ पर मे का यूज़ किया गया है, यानी कि उसकी चॉइस है कि वो यूज़ करना चाहता है या नहीं यूज़ करना चाहता है। तो 11 साल तक के बच्चों को तो चॉइस पे ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिख दिया है कि मास्क यूज़ करें या ना करें, उनकी चॉइस है, डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड वट एवर। सो यूज़ अ मास्क इज़ अ guidelines is a advisable thing but not mandatory. Number 3, children aged 12 years and over, यानी कि 12 साल या उससे ज़्यादा 18 साल तक के बच्चों को हम इसमें कंसीडर कर सकते हैं। शुड वियर, बहुत सारे लोग जिनको मैंने ये दिखाया तो उन्होंने शुड को भी मैंडेटरी कंसीडर कर लिया, जबकि शुड भी एक एडवाइस ही होती है कि ऐसा किया जाना चाहिए, लेकिन इसमें कोई मैंडेटरी नहीं होता, अनिवार्य नहीं होता है। अनिवार्य तब होता जब यहाँ पर हम मस्ट का यूज़ करते, तो यहाँ पर मस्ट नहीं शुड यूज़ किया गया, तो इसको हम लोगों को भ्रम में डालने के लिए ऐसे शब्दों के साथ खेला जाता है। सो चिल्ड्रन एज 12 ईयर्स एंड ओवर शुड वियर अ मास्क अंडर द सेम कंडीशन एज एडल्ट्स। सो क्योंकि मैंने अभी आपको दिखाया था कि एडल्ट्स के लिए ये मैंडेटरी नहीं, वॉलंटरी है, एडवाइजेबल है, तो उन्होंने बोला है कि ये 12 ईयर्स या उससे ज़्यादा के जो बच्चे भी हैं उनके लिए भी ये एडल्ट्स की तरह एक तरह की वॉलंटरी चीज़ है, एक तरह की एडवाइजेबल चीज़ है। यहाँ पर कहीं पे भी मैंडेटरी नहीं किया गया है। तो इस चीज़ को भी आपको समझना होगा कि मास्क जो है वो आपके लिए कितना ख़तरनाक है। आगे मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूँ जिसके ज़रिए आपको आइडिया होगा कि ये मास्क एक्चुअल में आप लोगों को मार रहा है। आपकी स्क्रीन पे एक डिवाइस दिखाई हुई है जिसमें हम हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल देख पा रहे हैं। सो जो इस वीडियो को प्रेजेंट कर रहे हैं उन्होंने दिखाया है कि उनके आसपास जो हवा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो करंट लेवल है वो 468 यूनिट्स है। अब ये महोदय क्या करते हैं, इस डिवाइस को अपने फेस कवर के अंदर यानी मास्क के अंदर रखते हैं और फर्दर हमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जो मास्क लगाने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे मास्क के अंदर, हमारे मुंह के आसपास, हमारे नोज़ के आसपास, हमारे नाक के आसपास रहती है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कितना ज़्यादा हो जाता है। तो आइए ये वीडियो देखते हैं। तो कुछ इस तरह से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हमें। सो एक्चुअली जो फिगर हमारे सामने आई है वो है करीबन 9909। सो हमने अभी देखा कि 468 से लेके 9000 के ऊपर 9900 लगभग 10,000 यूनिट्स तक ये पहुंचा। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल आप सोच के देखिए, आपके बच्चे जब सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कितना हाई होता होगा और वो कैसे उनको दिन पर दिन उनके जो लंग्स हैं उसको डैमेज कर रहा होगा। तो आप ये देखिए कि हम बचपन से अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि ताज़ी हवा लो, फ्रेश एयर इनहेल करो, हमारी बॉडी के लिए हम बताते हैं कि ऑक्सीजन कितनी हेल्पफुल है और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी डेंजरस है हमारे लिए, हम क्या चीज़ एक्सेल करते हैं, क्या चीज़ इनहेल करते हैं। लेकिन उसके बाद भी हम जो बचपन से उसको सिखाते आ रहे हैं उसके बिल्कुल विपरीत काम करवा रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोग तो डॉक्टर फॉची की सलाह मान के जो कि अभी खुद ही उनका भांडा फूट चुका है अमेरिका में, उनकी सलाह मान के डबल मास्क पे भी आ गए हैं। सो एक्चुअल में ये मास्क आपको
मारने के लिए बने हैं, आपको किसी तरह का प्रोटेक्शन देने के लिए नहीं बने हैं। इसके लिए एक और वीडियो है जिसमें कि आपको इसके बारे में और क्लैरिटी हो जाएगी। तो दोस्तों अभी तक मास्क के बारे में आई होप आपको कुछ जानकारी ज़रूर हुई होगी कि कैसे आपके और आपके परिवार के लिए बहुत ही घातक चीज़ बनी है। और इसका एक्चुअल में बेनिफिट तो कोई नहीं है, क्योंकि जो मास्क का साइज़ होता है, उसका जो पोर साइज़ है वो काफ़ी बड़ा होता है, जिसको मैं अगर किसी को समझाने की कोशिश करता हूँ तो मैं उदाहरण देता हूँ। फुटबॉल के अंदर जो आपके पास नेट होता है और जो आपके पास टेबल टेनिस की एक छोटी आपने येलो कलर की बॉल देखी होगी, तो इतने बड़े फुटबॉल के नेट के एक हिस्से से आप उस बॉल को बहुत ईज़िली अंदर बाहर कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो आपका मास्क होता है, अगर हम उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो उसका भी पोर साइज़ इतना ही बड़ा होता है कि उसके अंदर से वायरस जो है बहुत आसानी से अंदर बाहर जा सकता है, ठीक है, और एक नहीं सैकड़ों जा सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो हैं, जो जीवाणु हैं, इतने सूक्ष्म जीवाणु हैं जिसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप से देख भी नहीं सकते हैं। उसके लिए हमारे को स्पेशल माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो उसका साइज़ बहुत ही छोटा होता है, और जब हम उसको ब्रीडिंग ग्राउंड देते हैं यानी मॉइस्चर देते हैं तो उसकी पॉपुलेशन दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करती है, यानी कि बहुत तेज़ी से बढ़ती है। और जब आप मास्क पहनते हैं तो मास्क में यहाँ बार बार आपके मुंह से ना चाहते हुए भी कुछ जो बूंदें हैं आपके सलाइवा की वो गिरती रहती हैं बात करते समय, और वहाँ पर एक मॉइस्चर ब्रीडिंग ग्राउंड इसको माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को यानी कि वायरस को मिल जाता है, जिससे ना केवल वो वायरस बल्कि आसपास और भी बैक्टीरियाज जो हैं वो तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। और जब जितनी बार भी आप सांस लेते हैं वो धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं और फर्दर आपकी बॉडी को डैमेज करते हैं। तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि मास्क जो है उसका एक्चुअल में साइंटिफिक एविडेंस जो है वो यही है कि आपको ये सिर्फ बीमार करता है। रही बात जो कई लोग इस चीज़ का तर्क ये देते हैं, तर्क तो नहीं, मैं इसको कुतर्क ही बोलूँगा या फिर अज्ञानता बोलूँगा, कि जो डॉक्टर्स हैं, जो सर्जन्स हैं, वो भी तो मास्क यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन होती होगी। तो एक्चुअल में वो प्रोटेक्शन जो थोड़ी देर के लिए है वो बैक्टीरिया से होती है, वायरस से उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। प्लस क्योंकि वो बहुत ही सेंसिटिव एरिया में काम करते हैं, बहुत ज़्यादा हाइजीनिक एरिया में काम कर रहे होते हैं, उस एनवायरनमेंट में उनको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना पड़ता है और वो फ्रीक्वेंटली उस चीज़ को चेंज भी करते रहते हैं। हम लोग जो मास्क यूज़ करते हैं वो नॉर्मली 6 घंटे से ज़्यादा हम उसको कंटिन्यूसली लगाते हैं, ठीक है। और उस केस में हमारे पास क्वाइट पॉसिबल कि उसके अंदर मॉइस्चर डेवलप हो जाए, उसके अंदर बैक्टीरिया और वायरस जो हैं वो अपने आप को मल्टीप्लाई कर लें। तो हमें ये समझना होगा कि सर्जन्स की जो रिक्वायरमेंट है वो एक अलग चीज़ है और हमारे डे टू डे लाइफ की रिक्वायरमेंट जो है वो अलग चीज़ है। सर्जन में कभी भी अपने घर में मास्क पहन के नहीं घूमते हैं। अगर आप 2019 तक के एक्सपीरियंस किसी से शेयर करेंगे तो वो यही बोलेगा। उसके बाद तो कोरोना काल और ये सब होने की वजह से चीज़ें बदल गई हैं। तो इस चीज़ को आप समझिए। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि इसको स्टडी के लिए भेजा गया। मास्क की जब हम बात करते हैं तो कुछ पेरेंट्स ने कलेक्टिवली एक इनिशिएटिव लिया कि हम कुछ मास्क को लैब टेस्ट के लिए भेजेंगे और वहाँ पर चौंकाने वाले रिज़ल्ट सामने आए। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सो देखिए, अ ग्रुप ऑफ पेरेंट्स सेंट देयर किड्स फेस मास्क टू अ लैब फॉर एनालिसिस। Here's what they found. So let's check what they found. So
The analysis detected the following 11 alarmingly dangerous pathogens on the mask. So there are so many. ठीक है, इसमें ट्यूबरकुलोसिस भी मेंशनड है, निमोनिया भी मेंशनड है, मेनिंजाइटिस भी मेंशनड है जिसमें आपके ब्रेन को सीधा सीधा डैमेज होता है, फूड पॉइजनिंग, डिप्थीरिया, सो मैनी सीवियर इन्फेक्शंस, हाई मॉर्बिडिटी रेट्स डेवलप हुए जिससे ये सब पैथोजेंस जो हैं इतनी सारी डिजीज़ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये उन बच्चों के थे जो कि 5 से 8 घंटे तक उस मास्क को पहनते हैं। मोस्ट ड्यूरिंग अ पर्सन स्कूलिंग बाय चिल्ड्रन एज 6 थ्रू 11, यानी 6 साल से लेके 11 साल तक के बच्चों को के मास्क को हम ये लैब टेस्ट के लिए भेजा गया था। सो इसके ये रिज़ल्ट हैं आपके सामने। 6 मास्क वॉन फॉर एन एवरेज ऑफ 5.7 आवर्स पर डे, सो ऑलमोस्ट 6 आवर्स अ डे आप कह सकते हैं। उसमें ये पाया गया कि मोर देन 80% यानी 83% जो मास्क थे वो कंटेमिनेटेड थे, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ा रिस्क फैक्टर है बच्चों के लिए। तो जिस चीज़ से आप बच्चों को प्रोटेक्टिव महसूस कराते हैं, एक्चुअल में उस बच्चे के लिए वो जानलेवा साबित होते हैं। So this is small information related to the use of mask. अब मैं आपको इसका लीगल एस्पेक्ट दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, गुवाहाटी हाई कोर्ट का एक बहुत ही सुंदर जजमेंट आया था जिसमें उन्होंने वैक्सीनेटेड पर्सन और अनवैक्सीनेटेड पर्सन के बीच में डिफरेंस मांगा था स्टेट गवर्नमेंट से, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट पूरी तरह से औंधे मुँह गिरी थी और उनको इस चीज़ का जवाब देते नहीं बना था। हम पॉइंट नंबर 18 को फोकस करते हैं। ये उस जजमेंट की ही कॉपी है। द SOP प्रोवाइड्स द वैक्सीनेटेड पर्सनस हु आर एम्प्लॉयड इन शॉप्स और स्टोर्स एंड टू ड्राइव ट्रांसपोर्ट कमर्शियल व्हीकल्स शुड वियर मास्क। तो यहाँ पर आप देखिए फिर से शुड वियर मास्क का रखा है, अगेन इट इज़ एडवाइजेबल। तो ये कह रहे हैं कि SOP के अकॉर्डिंग जो शॉप्स या स्टोर्स वाले लोग हैं या फिर कोई ट्रांसपोर्ट कमर्शियल व्हीकल्स चलाने वाले लोग हैं तो उनको मास्क पहनना चाहिए एंड अडर टू ऑल प्रॉपर कोविड प्रोटोकॉल्स। तो कोविड प्रोटोकॉल का वो पालन करें। कोविड प्रोटोकॉल में आप जानते ही हैं मुख्य तौर पे 2 ही प्रोटोकॉल हैं कि मास्क जो है वो लगाना है और 2 गज की दूरी रखनी है, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। और इसके अंदर आगे आता है, इफ़ एन अनवैक्सीनेटेड पर्सन इज़ टू बी मेड टू अडर टू द सेम प्रोटोकॉल देयर कैन बी नो डिफरेंस इन द वर्क ऑफ वैक्सीनेटेड और अनवैक्सीनेटेड पर्सन। तो इसमें आगे ये कहा गया है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने वैक्सीनेट नहीं करा रखा है और उसको भी अगर सेम ही प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं, ठीक है, तो उन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट की बेंच जो है उसमें ये कहा गया कि आप वैक्सीनेटेड पर्सन को भी मास्क लगवा रहे हो, आप अनवैक्सीनेटेड को भी मास्क लगवा रहे हो, जब दोनों ही संक्रमित हो सकते हैं, दोनों को ही सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, तो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डूइंग द वैक्सीनेशन, हाउ यू विल डिस्क्रिमिनेट। सो एज सच the restriction placed upon unvaccinated persons only due to non-vaccination is unreasonable and arbitrary। मैं इस पे फोकस कर देता हूँ, आप पे देखिएगा, is unreasonable and arbitrary। ये गुवाहाटी जो हाई कोर्ट है उसकी जजमेंट है जो मैंने आपको अभी दिखाई। दोस्तों, इस जजमेंट को देखने के बाद आई होप आप लोगों को ज़रूर ये कॉन्फिडेंस आया होगा कि वैक्सीनेटेड पर्सन और अनवैक्सीनेटेड पर्सन दोनों ही सेम रिस्क पे खड़े हैं एज़ पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एज़ पर द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि दोनों में किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। और इसी बेसिस पे अभी मैं एक संस्था से जुड़ा हुआ हूँ जो कि बहुत बेहतरीन काम कर रही है, इसके लिए लीगल फाइट कर रही है।
जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है और जो भी मैंडेटरी करके कुछ भी हमारे देश में इस समय चल रहा है, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है अवेकनिंग इंडिया मूवमेंट, आप लोग भी उसके साथ जुड़ सकते हैं। आपको पूरी जानकारी उस वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। अवेकनिंग इंडिया मूवमेंट पे आप जाइए और अपने आप को रजिस्टर करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। ये ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी समय से काम कर रही है और इसके कुछ मुख्य चेहरे हैं, जैसे योहान टिंगरा, एडवोकेट नीलेश ओझा जी, अंबर कोठारी सी सर हैं जो कि एडवोकेट हैं, और जो नीलेश ओझा सर हैं उनकी वाइफ एडवोकेट दीपाली मैम। इसके साथ साथ कुछ और भी बहुत ही एनर्जेटिक लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं जो दिन रात अपने लेवल पे काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कि मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं वीरेंद्र सिंह, जो कि गोदली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, उसके ऑनर भी हैं। राजीव दीक्षित जी के उत्तरदायी उनको हम बोल सकते हैं। और इसके अलावा हमारे हरियाणा से डॉक्टर देवेंद्र बलारा जी, जो कि काफ़ी समय से इसके ऊपर काम कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे लोग इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। इसके साथ साथ जो मैंने मास्क के लिए अभी आपको बताया है, बहुत लोगों के ये सवाल होते हैं कि पुलिस वाले तो चालान काट रहे हैं, पुलिस वाला हमारी बात को सुनते नहीं हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहूँगा। जब भी कोई पुलिस वाला अगर आपको रोकता है तो आप एक बात जान लीजिए कि फ्रीडम इज़ नॉट फ्री। जैसे कि डॉक्टर BRC सर बोलते हैं, विश्वरूप रॉय चौधरी जी, वो ये बोलते हैं कि फ्रीडम इज़ नॉट फ्री। तो उसको आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा कि या तो आप अपने शरीर के लिए, बिकॉज़ योर बॉडी इज़ योर चॉइस, कि आपका राइट है कि आपकी बॉडी में क्या चीज़ आएगी और क्या नहीं। ठीक है, आपको फ्रेश ऑक्सीजन लेनी है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करनी है, वो अब आपकी चॉइस का पार्ट है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि कभी भी अगर आपको कोई पुलिस वाला रोकता है तो आपको पोलाइटली उससे बात करनी है। आपको उसकी नेम प्लेट देखनी है, नेम प्लेट पे आपको देखना है कि उसका नाम क्या है, उसकी रैंक देखनी है। अगर आप फीत लगी हुई है तो आप उसकी रैंक देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर शोल्डर पे उसकी रैंक लगी होगी, यानी कि उसके स्टार्स आप काउंट करेंगे। अगर आपको किसी थाने में लेके जाते हैं तो आप थाने का आपको पता होना चाहिए कि कौन से थाने में लेके जा रहे हैं। कोशिश कीजिए उनका नाम आपको पता रहे, उनकी रैंक आपको पता रहे, थाने का नाम पता रहे। आपको ये समय पता होना चाहिए कि किस समय आपको डिटेन किया गया, किस समय आपको रोका गया, आप उस टाइम किस काम के लिए जा रहे थे और आपको क्या कह के रोका गया। कि किसी भी तरह का आपको फ़िज़िकल टच किया जाता है या फिर आपके साथ एब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ की जाती है तो एज़ पर द लॉ वो उनके अगेंस्ट जाता है, जिससे उनको 7 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट भी होती है या हो सकती है। और इसके अलावा आपको करना क्या है कि उनको ये बोलना है कि मास्क जो है वो मैंडेटरी नहीं है। वो आपको 10 तरह की दलीलें देंगे, क्योंकि एक्चुअल में गलती उनकी भी नहीं है, उनको भी जानकारी पूरी नहीं है। ठीक है, उनको वो आपको चालान बुक दिखाएंगे कि अच्छा सरकार ने हमारे को ये चालान बुक ऐसे ही बना के दे दी है, अगर हमें चालान नहीं काटने हैं तो आप बोलना है कि ये भी असंवैधानिक है। जिसने ये चालान बुक दी है और जिसके सिग्नेचर इस पे होंगे वो सभी लॉ के अंडर इलीगल काम करते हुए माने जाएंगे। तो आप उनको RTI दिखा सकते हैं। RTI में साफ़ सुथरे शब्दों में लिखा हुआ है कि ये पूरी तरह से स्वैच्छिक है, वॉलंटरी है, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया। तो आप RTI उनको दिखा सकते हैं। उसके बाद भी काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि वो आपकी बात को अनसुना करेंगे और आपको थाने लेके जा सकते हैं, जो कि उनका अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। इस तरह के किसी भी ऑफेंस का हमारे लॉ में किसी तरह का जिक्र नहीं है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके ऊपर धारा 188 लगा सकते हैं। जो सेक्शन 188 है उसके अंदर आपका ये ऑफेंस बनता है कि आपने एक सरकारी मुलाजिम को उसकी ड्यूटी को करने से रोका। तो उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने भी आपको बिना किसी लॉ के अंदर आपको रोका, आपके काम में, आपके गंतव्य पे जाने से रोका। तो आपको उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे भी आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करा जाएगा तो आप जब अपना बयान देंगे, जो कि मजिस्ट्रेट डायरेक्टली आपसे लेंगे, तो जज साहब को आप बता सकते हैं पूरी स्टोरी। आप जब आपकी सुनी जाएगी तब वो पुलिस वाला जो होगा उसको वहाँ पर अरेस्ट वारंट उसके ख़िलाफ़ निकलेंगे, और ऐसी सिचुएशन कोई भी समझदार पुलिस वाला होगा तो वो नहीं आने देगा।
वो आपको थाने ले जाके डराने की कोशिश करते हैं और वो वहाँ से आपको छोड़ देंगे। जैसे ही यदि आपको छोड़ा जाता है तो उस केस में भी आपको घबराना नहीं है और आपको घर वापस तुरंत नहीं आना है। आपको वहाँ पर उनको बोलना है कि आप अपना एफआईआर लॉन्च कराना चाहते हैं उसी पुलिस वाले के ख़िलाफ़ जिसने आपको अरेस्ट किया था। तो इसमें भी हम जानते हैं कि ये आसानी से नहीं होगा, वो लोग आपकी एफआईआर लॉन्च नहीं करेंगे। इस केस में आपको वहाँ पर अड़ना है कि मुझे आप अरेस्ट कीजिए, मैं यहाँ से थाने से नहीं जाने वाला हूँ, मुझे आप मजिस्ट्रेट के सामने पेश कीजिए। आपको या तो उनको एहसास कराना है कि उनसे गलती हुई है, क्योंकि वो भी हमारे समाज का हिस्सा है, हमें उनके साथ भी पोलाइटली बिहेव करना है, अच्छी तरह से बिहेव करना है, क्योंकि उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं है। वो अनजाने में आपके साथ लॉ आपके ऊपर एनफोर्स करने की कोशिश करेंगे, आपको डराने की कोशिश करेंगे। तो या तो वो अपनी गलती मान लेंगे, वैसे तो उनको आरटीआई देखने के बाद ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं मानते हैं तो आपको उनको किसी न किसी तरह से मजिस्ट्रेट के सामने तक पहुंचने के में, जो कि नेक्स्ट डे ही उनको विदिन 24 आवर्स करना ही होता है एज़ पर देयर ड्यूटी, तो आपको वहाँ तक जाना पड़ेगा और इस चीज़ के लिए फ़ाइट करना पड़ेगा। ऐसा ही ऑलरेडी एक केस पुणे से चल रहा है जिसमें पुलिस वालों ने करीबन 5-6 घंटे किसी को डिटेन करके रखा था। काफ़ी यंग बच्चा था जो कि ये स्विगी से जुड़ा हुआ था, एक डिलीवरी बॉय था। तो इस तरह के केस में आपको बस हिम्मत से काम लेना होगा और आगे भी मैं इस तरह की कुछ जानकारी आपके लिए लेके आऊँगा। आज मैंने टॉपिक मास्क के लिए लिया था, कुछ मैं आपको डे टू डे की जो भी मेरे पास अपडेट्स हैं वो भी मैं देता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।